And welcome learners. Today we discuss about the cavity in a non-conducting sphere. देखिए, आज हम पढ़ेंगे कैविटी इन आ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मीन नॉन कंडक्टिंग क्या? कंडक्टर्स के होते हैं जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, और नॉन कंडक्टिंग कौन से होते हैं? जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं हम? नॉन कंडक्टिंग। अब उस नॉन कंडक्टिंग में भी क्या आ गई? कैविटी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैविटी। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में कैविटी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं हम कैविटी इन अ नॉन कंडक्टिंग। वो हमारे कैसे थे? कंडक्टर थे, ठीक है, स्फीयर थे, और सॉलिड स्फीयर। मीन स्फीयर्स की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो वो तो हम कर लेंगे क्योंकि मैं अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। मगर इस लेक्चर में हम किस्मों के बारे में बात करेंगे? नॉन कंडक्टिंग के बारे में। किसके बारे में? नॉन कंडक्टिंग में। तो चलिए, इसकी फर्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मतलब हमारा यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई स्फीयर है, कोई पार्टिकल है, या कोई इक्विपमेंट है, उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि ये यूनिफॉर्म चार्ज है और ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है। मतलब इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है कि उस पर चार्ज की क्वांटिटी हर एक प्लेस पर सेम है, मतलब उसके हर एक पॉइंट पर चार्ज की क्वांटिटी सेम है। और दूसरे अदर में नॉन यूनिफॉर्म में चार्ज की डेंसिटी, मीन चार्ज जितना इस पॉइंट पर है उतना उस पॉइंट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग है। इस पॉइंट पर कुछ और चार्ज की क्वांटिटी है, इस पॉइंट पर कुछ और चार्ज की क्वांटिटी है। मीन हम साफ साफ कहते हैं डेंसिटी यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरे गोले पर, मतलब पूरे स्फीयर पर, क्या हमारी डेंसिटी सेम है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब सेम यूनिफॉर्म्ड है। इसी तरीके से इस वाले स्फीयर में हमारा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, और चार्ज की क्वांटिटी बदल रही है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन कंडक्टिंग मीन जिसमें चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता, चार्ज मूव नहीं कर सकता, ये हमारे क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, आप हेडिंग नोट कर लीजिए। मान लीजिए
ये आपका एक क्या, सॉलिड स्फीयर। क्या ये आपका एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इसमें आपने एक कैविटी बनाई, क्या बनाई, एक कैविटी, ठीक है। ये कैविटी, मान लीजिए आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। मान लीजिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही तो फाइंड करना है, ठीक है। किसको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी पॉइंट P पर। मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस R और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कैपिटल R। अब इस पर चार्ज कैसा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। मान लिया इस पर Q चार्ज प्रेजेंट है पूरे टोटल पर, ठीक है। मगर क्या चार्ज की डेंसिटी, जो चार्ज है तुम्हारा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है। कहीं पर चार्ज कम है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म्ड है जी, कहीं पर चार्ज कम है, कहीं ज़्यादा है चार्ज की क्वांटिटी, ठीक है। मान लिया किसी एक एक्स एक्सिस पे हमने एक एलिमेंट ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया, एक एलिमेंट। देखिए अब इस एलिमेंट की हेल्प से हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और चार्ज की क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे। मान लिया इसकी जो विड्थ है वो dx और यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ x, मतलब सेंटर से ये x डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। और ये कैविटी आपकी, ठीक है, x डिस्टेंस दूरी पर है और इसकी विड्थ कितनी है, dx। कितनी विड्थ है इसकी, dx विड्थ है। अब देखिए अगर मुझे इस पर टोटल चार्ज की क्वांटिटी लिखनी हो कि टोटल चार्ज इसका कितना है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो एलिमेंट है ये किसकी तरह दिखाई देगा। देखिए मैंने क्या माना, ये एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मीन जो एक बॉल होती है वो अंदर तक मटेरियल से भरी हो। एक खोखली गेंद होती है जिसे कहते हैं होलो स्फीयर, खोखली गेंद ना हो, ठीक है। और मैंने जो एलिमेंट माना है वो एक एलिमेंट मान लिया खोखली बॉल का, ठीक है। किस तरीके से, ये खोखली बॉल का, मतलब जिसकी विड्थ केवल इतनी है और इसकी विड्थ पूरी सॉलिड है। जो मैंने अपना एलिमेंट पूरा ये माना सिस्टम, ये हमारा सॉलिड है और ये केवल हमारी इसकी विड्थ कितनी है, केवल एक मैंने dx विड्थ मानी है इसकी, जो एक हॉलो बॉल की तरह रिप्रेजेंट होगा। मतलब अगर मुझे बाहर निकालना हो तो जिस तरह की एक बॉल होती है हॉलो बॉल, उसकी कुछ लेयर होती है, उस लेयर की बनी है। अगर मुझे इस लेयर का वॉल्यूम लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, एरिया इंटू इसकी एक साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मीन ये इसकी विड्थ है, dx विड्थ मानी है मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका सरफेस एरिया निकाल के बॉल का। तो देखिए मुझे इसका वॉल्यूम लिखना हो, क्या लिखना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, v इज टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका एरिया सरफेस एरिया हॉलो बॉल का, ठीक है। और dx इसकी विड्थ है, तो यहाँ पर मैं a इंटू dx कर दूँ तो ये क्या वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू एक विड्थ। देखिए ये तो इसका एरिया लिख दिया मैंने ऊपर का 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx इसकी विड्थ हो गई, एक जो विड्थ रह गई थी। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आया हमारा, एरिया की वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। ये क्या है हमारा 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट dx, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, क्या डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मीन रो इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ये हमारी कौन सी डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी, मीन इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वॉल्यूम डेंसिटी। तो देखिए अगर मुझे Q निकालना है, मान लिया इस एलिमेंट पर, इस पर पूरा चार्ज Q है, इस पर चार्ज dQ, तो मैं इसको भी dQ कर दूंगा और इसको dV कर दूंगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dV की। पूरे का वॉल्यूम V और इसका वॉल्यूम dV,
ठीक है, मतलब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम v और जो मैंने एलिमेंट माना उसका वॉल्यूम dv। तो यहाँ पर dq अपॉन dv लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से dq इज इक्वल टू रो dv लिख सकता हूँ। dv की वैल्यू क्या है? dq इज इक्वल टू dv की वैल्यू है रो 4 पाई x स्क्वायर डॉट dx। कितनी वैल्यू? 4 पाई x स्क्वायर dx। अब देखिए जो ये वॉल्यूम डेंसिटी है क्या वो हर जगह सेम होगी? नहीं, सेम क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मीन हर जगह चार्ज अलग अलग है क्वांटिटी चार्ज की। तो ये उसकी एक्सिस पे डिपेंड करेगी, जहाँ पर जितना चार्ज होगा उसके रेशियो में लिख सकते हैं। तो मैं रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स ये लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स। मतलब क्या? जो डेंसिटी है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रो की जगह रो नॉट अपॉन एक्स कर दूंगा। देखिए तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। चार्ज 0 से क्यू तक, क्योंकि चार्ज यहाँ पर 0 और यहाँ एंड तक सरफेस तक कितना क्यू? 0 से क्यू, ठीक है। अब जो रेडियस है, जो आपकी रेडियस है वो कहाँ से है? 0 से r तक, सेंटर से लेके r तक इस स्फीयर की रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेडियस की लिमिट पुट कर दी। देखिए कैसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहीं पर भी एलिमेंट मान सकते थे, ठीक है। तो 0 से लेके r तक आपका क्या हो गया? इसकी लिमिट, और 0 से लेके q तक चार्ज की लिमिट। ये किसकी लिमिट है? रेडियस की लिमिट। अब देखिए आगे, रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एक्स। मान लीजिए जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? Q, और जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो केवल यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? Q इज इक्वल टू कितना आएगा? रो नॉट 4 पाई 0 से r तक लिमिट का इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2। जब x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसमें जब मैं लिमिट पुट करूंगा 0 से लेकर r तक तो r स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया आपका 4 रो पाई r स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आ गया आपका? चार्ज, पूरी डेंसिटी आ गई चार्ज की, ठीक है। अब चाहे तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आया आपका? 2 रो नॉट पाई r स्क्वायर। ये आपकी आ गई चार्ज इस पर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E लिखना हो तो E इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब मान लीजिए किसी पॉइंट R पर लिखनी हो, ठीक है, किसी पॉइंट R पर लिखनी है तो इस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है? इतना चार्ज प्रेजेंट है। R की ये वैल्यू ये आप पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ और बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मीन कोई भी डिस्टेंस, या तो स्मॉल आर या कैपिटल आर, हमें जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसकी रेडियस पुट कर देते हैं, ये वाली, ये आर या ये वाली आर। मान लीजिए आपका जो क्यू चार्ज है वो E इज इक्वल टू के, क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 रो नॉट पाई आर स्क्वायर, 2 रो नॉट पाई
आर स्क्वायर, और अपॉन किस पॉइंट पर निकालिए, पॉइंट पी पर। तो यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ठीक है, कितनी, आर स्क्वायर। अब देखिए ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप चाहे के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 रो नॉट पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 टाइम 4 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा फाइनल कितना बचा, E इज इक्वल टू कितना बचा, रो नॉट आर स्क्वायर, रो नॉट आर स्क्वायर 2 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट और क्या था यहाँ पर, आर स्क्वायर। देखिए ये वाला आर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पी पर। अब मान लीजिए ये आर और ये आर अगर दोनों इक्वल हो गए तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइनल। तो देखिए E इज इक्वल टू रो नॉट, ये आर से आर कैंसिल, अगर आर इज इक्वल टू आर हो मतलब ये पॉइंट यहीं पर ही प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मैंने इस पॉइंट को यहाँ मान लिया, ये पॉइंट पी है, इसको यहाँ प्रेजेंट कर लिया इसकी सरफेस पर, इस वाली सरफेस पे मैंने ये पॉइंट पी डैश मान लिया। तो पी पॉइंट पर तो ये आ गई, और पी डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से करिए।